आप सभी बच्चों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड स्टार्टअप में स्वागत है। बच्चों, आज हम सब पढ़ेंगे 12वीं क्लास की बायोलॉजी जो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित है। तो आप लोगों का अधिक समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं 12वीं क्लास की बायोलॉजी का पहला अध्याय जीवों में जनन, या इसे इंग्लिश में कहा जाता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो जनन पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि जीव क्या है या जीवधारी क्या है। तो सबसे पहले यदि जीवधारी की बात किया जाए तो संसार में वस्तुओं को जीवन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक सजीव और दूसरा निर्जीव। यदि सजीव की बात किया जाए तो सजीव वे वस्तुएं होते हैं जिनमें जान पाई जाती है, और निर्जीव वे वस्तुएं होती हैं जिसमें जान नहीं पाई जाती है। यदि सजीवों के लक्षण की बात किया जाए तो उसमें सबसे पहला लक्षण रख सकते हैं जन्म लेना, दूसरे नंबर पे रख सकते हैं वृद्धि करना, तीसरे नंबर पे रख सकते हैं उद्दीपन करना, चौथे नंबर पे रख सकते हैं गमन करना, पांचवें नंबर पे रख सकते हैं कि सजीवों में जैविक क्रियाएं होती हैं, छठे नंबर पे रख सकते हैं अंत में सजीव की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार यदि सजीवों के लक्षण की बात किया जाए तो सजीव जन्म लेते हैं, वृद्धि करते हैं, उद्दीपन करते हैं, गमन करते हैं, सजीवों में जैविक क्रियाएं होती हैं और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। वहीं अगर निर्जीव की बात किया जाए तो सजीव का जस्ट विपरीत होगा कि निर्जीव जन्म नहीं लेते, निर्जीव वृद्धि भी नहीं करते, निर्जीव में उद्दीपन क्रिया भी नहीं होती है, और निर्जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी नहीं जाते, और निर्जीवों में जैविक क्रियाएं भी नहीं होती, और निर्जीव की मृत्यु भी नहीं होती है। जैविक क्रियाओं की यदि बात किया जाए तो जैविक क्रियाओं के अंतर्गत मुख्यतः पोषण, पाचन, उत्सर्जन, परिसंचरण, प्रजनन, श्वसन आदि क्रियाएं आती हैं। तो इस प्रकार यदि ये देखा जाए सजीवों के, यानी यदि इन 6 सेगमेंट्स को मिलाया जाए आपस में, तो ये 6 सेगमेंट्स को मिलाने के बाद किसी जीवधारी को एक जीवन अवधि की आवश्यकता होती है, जीवन अवधि की आवश्यकता होती है। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि जीवन अवधि प्रत्येक जीव की जन्म से मृत्यु तक की अवधि होती है। संसार में विभिन्न प्रकार के जीवधारी होते हैं और उनकी
जीवन अवधि भी अलग अलग होती है। उदाहरण के तौर पे यदि जीवधारियों की जीवन अवधि की बात किया जाए तो नंबर 1 पे रख सकते हैं तितली, या जिसे इंग्लिश में बटरफ्लाई कहा जाता है। इसकी अवधि होती है 1 से 2 हफ्ते। उसके बाद बात कर लिया जाए मक्खी की, तो मक्खी का जो जीवन काल होता है वो मात्र 30 दिन होता है। उसके बाद यदि गुलाब प्लांट होता है, उसके जीवन काल की बात किया जाए तो 10 वर्ष। उसके बाद आगे बात किया जाए तो कौवा का जीवन काल 15 वर्ष। उसके बाद यदि आगे बात किया जाए घोड़ा, इसका जीवन काल होता है 50 वर्ष। उसके बाद यदि आगे बात किया जाए कछुआ, तो इसका जीवन काल होता है 100 से 150 वर्ष। उसके बाद यदि आगे बात किया जाए बरगद, तो इसका जीवन काल होता है 300 से 500 वर्ष। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि संसार में विभिन्न प्रकार की जीवधारी हैं और उनकी जीवन अवधि भी अलग अलग है। तो चूँकि सजीव जन्म लेते हैं और उसके बाद मृत्यु हो जाती है उनकी, तो सजीवों के जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, सजीवों की निरंतरता को बनाए रखने के लिए किसी चीज़ की यदि आवश्यकता होती है तो वह शब्द आता है प्रजनन। यदि प्रजनन की बात किया जाए तो प्रजनन शब्द का अर्थ होता है, नंबर 1 पे रख सकते हैं उत्पत्ति, और नंबर 2 पे रख सकते हैं आविर्भाव। तो प्रजनन का अर्थ होता है उत्पत्ति करना या पैदा करना, और आविर्भाव। उसके बाद यदि प्रजनन की मूल घटना की बात किया जाए, प्रजनन की मूल घटना, चलिए देखते हैं प्रजनन की मूल घटना, यानी प्रजनन में क्या होता है। प्रजनन की मूल घटना, तो प्रजनन की मूल घटना में मुख्यतः डीएनए की प्रतिकृति बनाना। डीएनए की प्रतिकृति बनाने का अर्थ है कि एक जीवधारी का डीएनए नए डीएनए में परिवर्तन होना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे जानेंगे जनन की परिभाषा। चलिए शुरू करते हैं जनन की परिभाषा। जनन कहते किसको हैं? जनन की, यदि जनन की परिभाषा देखा जाए तो जनन की परिभाषा कह सकते हैं
कि प्रत्येक जीवधारी अपनी जाति या वंश को बनाए रखने के लिए अपने समान संतति उत्पन्न करता है। इस क्रिया को प्रजनन कहते हैं। यानी प्रत्येक जीवधारी अपने समान संतान उत्पन्न करता है, जिस क्रिया को प्रजनन कहते हैं। आगे जानेंगे प्रजनन के कार्य अथवा महत्व। चलिए आगे चलते हैं। तो प्रजनन या जनन का कार्य अथवा महत्व। तो जनन का कार्य अथवा महत्व की बात किया जाए तो उसको पॉइंट वाइज डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 पे लिख सकते हैं जीवों के अस्तित्व को सुरक्षित रखना। जीवों के अस्तित्व को सुरक्षित रखना। नंबर 2 पे रख सकते हैं जाति की निरंतरता को बनाए रखना। जाति की निरंतरता को बनाए रखना। तीसरा पॉइंट आता है जीवों में समायोजन या एडाप्टेशन के लिए विभिन्नताएं उत्पन्न करना। नंबर 4 पे देखते हैं जनसंख्या संगठन या नियमन को बनाए रखना। नंबर 5 पे देखा जाए तो पूर्व जीवों का नए जीवों में प्रतिस्थापन करना। तो इस प्रकार यदि जनन का कार्य अथवा महत्व एग्ज़ाम में पूछा जाए तो इस प्रकार लिख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु आता है कि
प्रजनन के प्रकार। प्रजनन के प्रकार। चूंकि संसार में विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं और उनका आवास स्थान भी अलग अलग रहता है और उनकी जो संरचना होती है वो भी अलग अलग होती है, तो इस प्रकार अगर सजीवों की बात किया जाए तो सजीवों में अत्यधिक विविधता होती है। तो सजीवों में अत्यधिक विविधता के कारण प्रजनन को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन या जिसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। नंबर 2 है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन या जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जनन का पहला प्रकार अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे। अलैंगिक जनन कहते किसको हैं? परिभाषा के अनुसार इसमें देखेंगे, जब एक ही जनक से युग्मकों के निर्माण के बिना संतति उत्पन्न हो तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन कहते हैं। एक बार पुनः सुनेंगे। जब एक ही जनक से युग्मकों के निर्माण के बिना संतति उत्पन्न हो तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे अलैंगिक जनन की विशेषताएं। अलैंगिक जनन की विशेषताएं। अलैंगिक जनन में क्या विशेषताएं होती हैं? तो नंबर 1, इसमें केवल
एक ही जनन, एक ही जनक संतान उत्पन्न करता है, संतान उत्पन्न करता है। नंबर 2 पे, इसमें कोशिका विभाजन आसूत्री या समसूत्री होता है। नंबर 3 पे देखेंगे, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है, नहीं होता है। नंबर 4, जनक और संतान में पूर्ण समानता होती है, पूर्ण समानता होती है। 5वां पॉइंट है, इसमें गुणन तीव्र गति से होता है, गति से होता है। नंबर 6वां पॉइंट देखेंगे, इसमें निम्न श्रेणी के जंतु आते हैं, अर्थात यह जनन निम्न श्रेणी के जंतुओं में होता है। 7वां पॉइंट देखेंगे, इसे कायजन या सोमैटोजेनिक जनन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार अलैंगिक जनन की ये विशेषताएं। नोट देखेंगे, इसमें जनक व संतान में जो पूर्ण समानता होती है, पूर्ण समानता होती है, उसे क्लोन कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना अलैंगिक जनन की विशेषताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग जानेंगे कि अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के प्रकार।
अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं। अलैंगिक जनन के प्रकारों की यदि बात किया जाए तो अलैंगिक जनन को मुख्यतः 5 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला है विखंडन, दूसरा है मुकुलन, तीसरा है बीजाणु द्वारा, चौथा है खंडन और पांचवा है कायिक प्रवर्धन। तो इस प्रकार अलैंगिक जनन मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। यदि विखंडन की बात किया जाए तो ये पुनः 2 प्रकार का होता है। द्विखंडन और बहुखंडन। उसके बाद यदि मुकुलन की बात किया जाए तो ये भी 3 प्रकार का होता है। पहला है टोरुलेशन, दूसरा है बाह्य मुकुलन, तीसरा है आंतरिक मुकुलन। यदि बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन की बात किया जाए तो ये भी मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। चल बीजाणु द्वारा, दूसरा है अचल बीजाणु द्वारा, और तीसरा है जेन्यूल द्वारा। खंडन की बात किया जाए, खंडन का कोई प्रकार नहीं होता। कायिक जनन की यदि बात किया जाए तो ये जनन मुख्यतः दो प्रकार से बांटा जा सकता है। एक प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और दूसरा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो इस प्रकार अलैंगिक जनन मुख्यतः 5 प्रकार का होता है और प्रकारों के भी प्रकार होते हैं। चलिए बच्चों, आज बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
जय हिंद।